So, welcome to the Uncommon Talks. Good morning, everyone. So today we are at Khansa Mandi, New Anaj Mandi. New Anaj Mandi, and so we'll be talking about something similar to meditation, which is mixed martial arts. So when you train, your mind is totally engrossed in that fighting or your techniques and everything. So वो meditation जैसा ही होता है. So आज we'll talk about jiu-jitsu or who better than Tarun can tell us about jiu-jitsu because इसने काफ़ी सारी फाइट्स अभी खेल चुका है इंटरनेशनल नेशनल और he started when we all were interested in never back down, right? हाँ. In school. So we were in Ryan, right? So तब हमारे फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हम स्पोर्ट्स में सब लोग थे और हमारे तब अजीब अजीब कॉम्पिटिशन्स लगते थे तब भी कि 1 मिनट में 100 पुशअप मारने का, कभी कुछ पुलअप्स मारने का, कभी कुछ तो सारे दोस्त ऐसे एक्टिविटीज़ में काफ़ी थे घुसे हुए. सो आफ्टर 12th वी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन MMA प्रॉपर वाला. सो ही वेंट ऑन प्रॉपर कंटिन्यू करा इसने कॉलेज में भी, उसके बाद भी कंटिन्यू करता रहा और अभी तक ये कर रहा है. सो कितने साल हो गए हैं? I started in 2014, so 22 चल रहा है. हाँ, तो 8 हो गए. 8 years. 8 years हो गए. So today we'll talk about MMA, jiu-jitsu, right? And इंडिया में क्या इसका स्कोप है, इंडिया में फ्यूचर क्या है इसका, कौन सी एसोसिएशन ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ आप ट्रेन कर सकते हो, जहाँ आप कम्पीट कर सकते हो और कौन कौन कम्पीट कर सकता है, राइट? एंड विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ जिu-jitsu एंड ग्रैपलिंग एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो तरुण, क्या रहा है तुम्हारी जर्नी, कैसी रही है आफ्टर लाइक 12th व्हेन यू स्टार्टेड? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू फॉर हैविंग मी. फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, दोस्त है. तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन 2012 बट स्कूल टाइम चल रहा था. एज यूजुअली सब लोग उस टाइम पे किसी भी मार्शल आर्ट में किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं. हम लोग भी थे. उस स्कूल टाइम में बास्केटबॉल पे ज़्यादा इंटरेस्ट था बट मेरी हाइट 6 पहुंचने से 5-6 इंच पीछे रह गई. बट ही वाज लाइक अ मर्फी, वो 3 पॉइंटर्स के अच्छे लगा फिर. तो बट उसके बाद जैसे ऑलरेडी हमेशा से इंटरेस्ट था कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, स्पेशली मार्शल आर्ट में वो पर्सनल इंटरेस्ट था. बट कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे जाके जो चीज मुझे ट्राई करने वो मिल सके. कराटे स्टार्ट किया था बट उसमें जो चीज मुझे ट्राई करनी थी वो क्लिक नहीं हो पा रही थी. राइट, बट हमारे जो कराटे के कोच थे काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. सो उसमें ऐसा नहीं कि सामने वाले कोच का कोई इशू था, वो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे ऐसी क्लिक करती है. अब तुम्हें रेड कलर पसंद है तो तुम्हें बोले पसंद करो. मार्शल आर्ट्स में तुम्हें वो इतना क्लिक नहीं करा. हाँ. तो उसके बाद थैंक्स टू वन ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स शौर्या, हाँ, like the initial credit goes to him क्योंकि उसने जिम ऑनलाइन ढूंढा, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, एंड देन दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड. सो एंड उस सब को स्टार्ट करने के लिए जो फायर स्पार्क होनी होती है वो हमारे अंदर, सबके अंदर स्पार्क हुई थी मूवी के थ्रू. एग्जैक्टली. नेवर बैक डाउन के थ्रू. बहुत लोगों के पास डायलॉग्स याद थे, सारे डायलॉग याद थे लाइक स्टार्ट टू एंड. हाँ. एंड लाइक जनरली लोगों के लिए भाई कोई थोड़ी सी ट्रेजेडी वाली कोई स्टोरी होती है या कुछ थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग या एक डार्क एंगल लेने वाली थोड़ी स्टोरी होती है, ट्रॉमेटाइजिंग कुछ होता है जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा. हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है. हमारे पास वो स्टोरी नहीं है कि हमने स्टार्ट कैसे किया था. मूवी देखी, वो मूवी क्लिक की and then we are here 8 years later. So उस मूवी को देखने के बाद स्टार्ट किया था. Then I went to Cross Train Fight Club for the first time right after giving my board exams. So board exams के बाद we have a golden period जिसमें आपको अपने लाइफ सेट करने के लिए कॉलेज ढूंढना होता है या थोड़ा टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे बाकी सब. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई फाउंड क्रॉस ट्रेन. एंड उस टाइम शायद मेरी पॉकेट में जब मैं क्लास के लिए गया था अराउंड 500 रुपए थे. एंड 500 रुपए इज द ट्रायल क्लास फी एट दैट टाइम फॉर क्रॉस ट्रेन. एंड मैंने सोचा चल इतने पैसे हैं, वापस भी जाना होगा तो पैसे रख लेता हूँ, बैठ के देखता हूँ. एंड देन कोच सिद्धार्थ सिंह केम इन एंड स्टार्टेड टू टीच द होल क्लास. एंड जैसे वार्म अप स्टार्ट हुआ 2 मिनट बाद द थिंग दैट आई वांटेड टू फील कि क्लिक होगा वो वहीं हो गया था. तो अब मेरे पास बैकअप प्लान देंगे, मैं घर जाऊंगा कैसे वो सोच लेंगे.
मैंने जो जेब में 500 रुपए थे वो दिए, सब उसी की क्लास करनी है। जो कार्गो पैंट्स पहन रखी थी, मैं अपने साथ अलग से कपड़े लेके नहीं आया था, जो कार्गो पैंट्स पहन रखी थी वही, जो टी शर्ट जो पहन रखी थी वही, उसी के अंदर पूरी क्लास की। एंड एज सून एज आई फिनिश द क्लास मुझे पता था यही करना है। एंड थैंकफुली उस दिन स्ट्राइकिंग क्लास नहीं थी, उस दिन ग्रैपलिंग या जिजित्सु क्लास ही थी। एंड आई थिंक उस रीजन से भी मैं ज्यादा आसानी से क्लिक कर पाया स्पोर्ट के साथ। अगर मैं ट्राई कर रहा होता कि शायद अगर बाई चांस क्या पता स्ट्राइकिंग क्लास होती तो शायद मैं क्लास देख के वापस आ जाता और सोचती कि दिल्ली तक जाना है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, इतना ट्रैवल कौन करेगा, शायद ना हो पाता। बट थैंकफुली उस दिन जिजित्सु क्लास थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग। एंड उसके बाद से शायद 8 साल हो गए, अभी तक कोई ऐसा वीक शायद मेरा गया नहीं जिसमें मैंने जिजित्सु के बारे में सोचा ना हो या ट्रेनिंग ना की हो। एंड मॉर्निंग इवनिंग हमेशा सिर्फ ये चल रहा होता है दिमाग में। राइट। आई वाज देयर व्हेन यू वर promoted to a belt. हाँ, The walk of pain and the walk of fame मिलता है तुम्हें। so अब काफी लोगों के लिए वो चीज थोड़ी सी ट्रॉमेटाइजिंग टाइप की होती है कि उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, इतना मार पी रहे लोग। बट जो प्रोसेस होता है, अब एक ट्रेडिशन स्टार्ट कर रखा है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को मारना ही होता है, बट इट इज जस्ट अ वॉक और इट इज जस्ट अ रेगुलर ट्रेडिशन, जैसे बाकी रेगुलर ट्रेडिशंस होते हैं। आप सेंटर में जा रहे होते हैं, आपके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सब आपको अपनी अपनी बेल्ट लेके आपको बैक पे मारते हैं, डिप करते हैं। एंड मतलब अच्छा ही होता है। हाँ, वो पेन अच्छा होता है। हाँ, जब अब कोई बाहर से उस चीज को देख रहा होता है उसे लगता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बट जब आप वहां पे होते हैं आपको वो एनर्जी फील होती है कि सामने वाले को भी उतना ज्यादा पेन होता नहीं है। वो बस वीडियो में दिखता है, साउंड इफेक्ट ऐसा आता है कि बेल्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है, बट एक्चुअली में उतना ज्यादा दर्द नहीं होता, नॉर्मल चीज होती है। बट इट्स फन। हाँ, इट्स फन। मेरे को जब मेरा पहला बस अभी तो एक वो मिला है स्ट्राइप छोटा सा। Thank you. Welcome to the big leagues. So अभी जैसे वो 3 महीने कंप्लीट हुए, बिकॉज आई वाज सो कंसिस्टेंट वगैरह, तो और लर्न भी अच्छे से कर रहा था, तो सर ने मेरे को स्ट्राइप दिया। ऑल्दो इट डजंट मैटर दैट मच फॉर सम पीपल, बट जैसे अगर कोई आदमी अगर थोड़े से ऊपर लेवल पे है, उनके लिए वो चीज इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें ऑलरेडी कई स्टेप्स मिल चुकी होती है या वो ऑलरेडी इतने साल ऊपर पहुंच चुके होते हैं। बट अगर मैं खुद को भी उस पोजीशन पे रख के देखता हूँ कि जब मुझे मेरी पहली स्ट्राइप मिली थी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए, और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या एक तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट है कि यस, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपके कोचेस को दिख रहा है, वो एक वैलिडेशन आपको खुद को मिल रही होती है कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ भाई सही नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ तो सही कर रहा हूँ। हाँ, तो वो पहला स्ट्राइप ही बेसिक क्लियर होने पे, कंसिस्टेंट रहने पे, ये सब चीजों पे मिलता है कि आपके बेसिक क्लियर हो गए, आपको ये चीज समझ आ रही है। नाउ यू नो अ लॉट ऑफ टर्म्स, राइट? सो पहला स्ट्राइप मिलता है, वो वाइट अपनी वाइट बेल्ट पे मिलता है। और आई थिंक कोच आनंद काफी ज्यादा ही मस्त वाला ट्रेन करते हैं, खासकर फिजिकली जब उनको करवाना हो। सो ही इज ऑलवेज लाइक कि माइंड और बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। दैट्स व्हाई ही इंटीग्रेटेड ओम इनटू हिज लोगो। So he is really good in jiu-jitsu and everything else also. तो जितना मैंने भी नोटिस किया है बाकी जगहों पे ट्रेन करने के साथ भी, कि जैसे ओम जिu-jitsu में जैसे आनंद सर सिखाते हैं, जो बच्चों के लिए जो इनिशियल फाउंडेशन बिल्ड करनी होती है, तो वो बिल्ड करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। राइट। तो एक इनिशियल स्टेज पे जिसको जो फाउंडेशन की जरूरत होती है, उसमें बहुत अच्छी हेल्प करते हैं लोगों की। बिल्कुल। तो दैट इज लाइक हिज टैलेंट। राइट। वो चीजें बहुत अच्छे हैं। And he knows how to push you. हाँ, काफी बेटर बना देते हैं। हाँ, वो तो है। And talking about you, then उसके बाद बेल्ट वगैरह मेरी स्टार्ट हुई। Now you are at Right now I'm at purple belt. So we start with white belt, उस पे stripes मिलती है, blue मिलती है, फिर blue पे stripes मिलती है, then you get to purple and henceforth उसके brown होती है, black होती है। मोस्टली लोगों के लिए ब्लैक पे खत्म हो जाता है, बट उसके आगे कोई और ध्यान से दे तो उसके आगे कोरल बेल्ट्स एंड रेड बेल्ट होती है, जो वो इस लेवल पे है कि उसके आगे उतना हम सोचते भी नहीं है। वो आगे का अचीवेबल गोल भी नहीं लगता कभी कभी। ब्लैक तक भी पहुंच जाता है तो लोग वहां ब्लैक तक का सोच रहे हैं, मैंने ब्लैक तक का भी नहीं सोचा है अभी तक, मैं भी पर्पल पे हूँ, इस पे कंटिन्यू होता रहे, मेरे लिए वही बहुत है अभी। ग्रेसी फैमिली
हाँ में होंगे। हाँ ग्रेसी फैमिली में है, एक दो कुछ लोग और है जो मोस्टली गजल के लोग होंगे ज्यादातर, क्योंकि वो लोग उतने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ आपका स्किल और टैलेंट कंसिडर करते हैं मोस्टली, और टाइम थोड़ा सा। बट ब्लैक के बाद जो टाइम फैक्टर है कि आपने गेम को कितना टाइम दिया है, ये उसके बाद सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता कि गेम ने आपको क्या दिया है, उसके बाद इस चीज से फर्क पड़ने लग जाता है कि आपने गेम के लिए क्या किया है, आपने कितने लोगों की हेल्प की उस गेम के थ्रू, कितने लोगों को आपने उस गेम में इन्वॉल्व किया है, या फिर कितने लोगों के लिए वो गेम वेलकमिंग बनाया है। ओके। एंड मोस्टली क्रूशियल फैक्टर रहता है उसके बाद टाइम का, कि आपने अपनी लाइफ में कितना टाइम इस गेम को दिया है। उस चीज को काफी हैवी एम्फेसिस देके फिर ब्लैक के बाद जब कोरल तक पहुंचते हैं तो वो उसके बाद ही आता है। तो अगर 18 के 18 साल पे भी किसी को ब्लैक बेल्ट मिल जाती है, जो कि बहुत रेयर है, उसके बाद भी आपको 50 या 55 तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके आपकी बेल्ट रेड तक पहुंचती है। तो बट इट्स काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल थॉट यार। मतलब इसके पीछे जो है, बेल्ट के पीछे यूजुअली क्या होता है, तुम स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, बट इट्स काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक वाला चीज। तो तुमने ले लिया है स्किल को, समझ लिया है, यू हैव लर्नड एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू गिव इट बैक, और तभी तुम्हें कुछ प्रमोशंस वगैरह मिलेगा व्हेन यू डेडिकेट समथिंग टू योर पीयर्स। ये तो काफी ब्यूटीफुल चीज है, ये मेरे को नहीं पता थी इसके बारे में। सो टॉकिंग अबाउट जुजुत्सु एंड तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है, यू हैव फॉट नेशनल इंटरनेशनल बोथ। सो अभी रिसेंटली यू वेंट टू एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप फॉर जुजुत्सु। So till now I have competed national tournaments a lot, and I have won I think 7 or 8 national titles in jiu-jitsu. Okay. And so I have like a 7 or 8 national champions 7 or 8 times. उसके बाद I competed at South Asian Championship as well. I've competed at Asian Championship as well. I've competed at World Championship as well. So अभी तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिल गया है, बट ये सारे वर्ड सुनने के बाद मैं ये ट्राई नहीं कर रहा कि मैं खुद को बोस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना कुछ किया है। मेरे पास क्लोज टू 10 नेशनल टाइटल्स हैं, बट अगर मैं वो चीज वर्ल्ड स्टेज से कंसिडर करता हूँ या फिर जहां पे मुझे पहुंचने का ट्राई करना है उससे कंसिडर करता हूँ, तो अगर उसे 1 से 10 के स्केल पे लेंगे तो मैं अभी मानता हूं मैं 1 से सिर्फ 2 पे पहुंचा हूं। तो इतना आगे, इतना वास्ट एरिया है कवर करने के लिए। सो इससे पहले भी जब मैंने नेशनल चैंपियनशिप किया, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, एशियन चैंपियनशिप फॉर जुजुत्सु खेली, उसके बाद राइट नाउ आई एम रैंक्ड 8 इन एशिया इन माय वेट क्लास। सो क्योंकि ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट है तो इसके अंदर आपकी वेट कैटेगरी भी होती है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ और गेम खेल रहे हो, उसमें आपका वेट कितना, उससे ऑन पेपर फर्क नहीं पड़ता। मतलब भले ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है तो वेट से फर्क पड़ता है, बट वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता कि आपको अलाउड इसलिए नहीं करेंगे कि आपका वेट कम है। राइट। तो सारी जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं या फिर फाइट ऐसे स्पोर्ट्स हैं, हाँ, उनमें सब में एक वेट कैटेगरी भी इन्वॉल्व होती है। तो मैं अपने वेट के अंदर ऑफिशियली आई एम रैंक्ड 8 इन एशिया इन द gi, which is -62। ओह, इतना कम कर लिया तूने? काफी कम कर लिया, अब वापस हो गया। बट हाँ, तो लाइक वेट, उस वेट कैटेगरी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विद gi, कंपटीशन इज विद द gi, वेट जब होता है वो विदाउट द gi। ऑब्वियसली वो कंपटीशन विद gi ना। हाँ, कंपटीशन विद द gi, नॉट ग्रैपलिंग। नहीं, बट यू हैव ग्रैपलिंग में भी टाइटल्स। आई हैव ग्रैपलिंग विद टाइटल्स, आई ग्रैपलिंग विद 3 नेशनल टाइटल्स। ठीक है। ग्रैपलिंग इज विदाउट gi एंड उसमें स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है ग्रैपलिंग में। इट्स मिक्स ऑफ लेट्स से रेसलिंग एंड जुजुत्सु। हाँ, स्टार्टिंग जो स्वीप करना है, नीचे लेके जाना है, उसमें वो थोड़ा पार्ट रहता है। हाँ, तो उसमें अगर किसी को कुछ आइडिया ना हो, उसे समझाने के लिए आप सीधा ये बोल सकते हो, आप रेसलिंग कर रहे हो और रेसलिंग के साथ आप किसको चोक भी कर सकते हो। आप क्या जो भी रेसलिंग में कर सकते हो वो सब कर सकते हो, और एडिशनली उसको चोक भी कर सकते हो, या उसके ऊपर कोई आर्म लॉक लगा सकते हो, लेग लॉक लगा सकते हो। तो आपके पास एडिशनल बोनस होता है ग्रैपलिंग के अंदर। आई डोंट थिंक कि बिगिनर्स में लेग लॉक वगैरह तो है, नी बार वगैरह नहीं है। नी बार वगैरह हाँ, बिगिनर्स में अलाउड नहीं होता। एडवांस स्टेज पे की जिसमें आपकी नी टर्न होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ग्रोइंग स्टेज पे आप लोगों को प्रमोट करना चाहते हो कि ज्यादा वो खेले,
तो अगर जैसे नी वगैरह की जो इंजरीज होती है ना, रिकवर करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो अब अगर आपने किसी को ग्रोइंग टाइम के अंदर ही उसे नी में कोई इंजरी हो गई, तो उसका इंटरेस्ट गेम से हट जाएगा, क्योंकि उसे रिकवर करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो शायद उसका इंटरेस्ट चला जाए। तो इसीलिए इनिशियल स्टेजेस पे ट्राई करते हैं कि जो इंजरीज इनका रिकवरी टाइम ज्यादा होता है, ठीक है, उन्हें फिर बाद में ही दो लोगों को, ताकि जब वो एक एडल्ट स्टेज पे या फिर इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि भाई इसमें अगर चोट लगती है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ठीक होने में, तो हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशस रहें। राइट राइट। तो इस वजह से आई थिंक जो नीज से रिलेटेड जितने भी सबमिशंस या जॉइंट लॉक्स होते हैं, उनको सिर्फ एडवांस कैटेगरीज के लिए या फिर आप जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो उसके बाद के लिए छोड़ रखा होता है। अच्छा, ये इंजरी से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, सो एक फाइट हुई थी ना जब खबीब और मैग्रेगर की, मैग्रेगर को सेकंड फाइट में आई थिंक, वो डस्टिन पोरियर वाली फाइट जिसमें लेग डस्टिन पोरियर वाली फाइट में उसकी एंकल मुड़ गया था पूरा। एंकल के साथ आई थिंक शिन भी पूरी चली गई थी। शिन भी चली गई। हाँ, सो बेस्ड ऑन व्हाट बोथ द पार्टीज हैव सेड, जो ट्रांजिशन था जहां पे ये हुआ वो था कॉनर मैकग्रेगर ने किक करने का ट्राई किया था। सेम टाइम पे हम यूजुअली यूज करते हैं, अगर किक को चेक करना है तो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं शिन यूज करते हैं किसी को क्लोज टू लाइक आपके फुट से, आपके फुट से लेके वो एंकल के पास का एरिया लेके आपके नी से 4 इंच नीचे तक यूजुअली लोग वो पार्ट यूज करते हैं किसी किक को ब्लॉक करने के लिए अपने शिन से। राइट। बट एक चीज जिसका ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि जो आपकी नी से लेके 4 इंच वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा डेंस होता है हड्डी का। तो जब कॉर्नर ने जब किक मारी, वो किक लैंड ही उसके जस्ट नी के थोड़ा सा नीचे हुई थी, तो वो सबसे डेंस पार्ट था। तो आप ये इमेजिन करके चलो कि आप अपने पंच से दीवार में थ्रो कर रहे हो तो क्या टूटेगा, हाथ या दीवार? बाप रे। तो सेम सिचुएशन आपके पैर के साथ कि अगर आप अपने खुद के एंकल के आसपास का एरिया जहां पे बहुत छोटी छोटी बोन्स है वो यूज कर रहे हो, उसकी नी के जस्ट थोड़ा सा नीचे हिट करने के लिए, उस एरिया में जहां की जो मसल्स है और जो क्या कहते हैं बोन्स है उनकी इंटीग्रेशन इतनी स्ट्रांग है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से हिट करने का ट्राई कर रहे हो, ऑब्वियसली जो चीज वीक होगी वो टूटेगी। राइट। एंड बाद में रिपोर्ट्स के अंदर ये भी आया था कि कॉर्नर ने कहा था कि उसकी लेग में ऑलरेडी इंजरी थी। अब काफी लोग इस वजह से कॉर्नर को थोड़ा क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं उसकी लेग में इंजरी थी इसलिए टूट गई। बट क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एथलीट है, जब उसे खुद को पता है कि उसकी लेग कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, उसके बाद भी ही स्टार्टेड टू थ्रो द वेरी सेम लेग टू किक। तो मतलब उसकी पर्सनल चॉइस थी उस लेग से किक करने का, ना कि उसे फोर्स किया गया था। तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई ही इज अ क्लेवर गाय। हां, एनीवे तभी तो इतना ज्यादा अर्न करा। ही वेंट ऑन टू बी द वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट्स, 180 मिलियन कुछ ऐसे अर्न करे थे उसने, अर्न कर दे, एंड रोनाल्डो को सरपास करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखा था उसमें वो बोल रहा था उसको सरपास इन फोर्ब्स। सो रीजन जैसे क्या है कि वो कि एक उस साल में कितना अर्न किया है। हाँ, एक साल में। तो ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो वाइन कंपनी जो थी, अल्कोहल विस्की की जो ब्रांड थी प्रॉपर 12, उसने वो भी सेल की थी। तो उसका सारा जो पैसा आया था वो सिर्फ स्पोर्ट के थ्रू नहीं, उससे बाकी वेंचर्स जो स्टार्ट कर रखे थे साथ में उनके थ्रू आया था। ओके। बट आई मीन बहुत लोग कॉर्नर को पसंद नहीं करते, कुछ भी है। मैं पर्सनली ज्यादा कोई हेट वगैरह कुछ नहीं है पसंद के अगेंस्ट, बट एवरीवन हैज टू गिव हिम द क्रेडिट कि अगर वो इंसान गेम के साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो एट प्रेजेंट गेम जिस लेवल पे है वहां पहुंचने में उसे शायद और 10 साल लग जाते हैं। एग्जैक्टली। जितने ज्यादा लोग अब स्पोर्ट को जानते हैं वो मोस्टली मैकग्रेगर के थ्रू जानते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। जितना वो कमर्शियलाइज करा है, जितना मतलब उसको ड्रामेटिक, लेट्स से ड्रामेटिक बनाया है और एंटरटेनिंग बनाया लोगों के लिए, तो वो मैकग्रेगर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट। इवन ही इज अ गुड एथलीट यार। कुछ भी कहो, ऐसे कोई जीत नहीं सकता कि फेदर लाइट और उसके बाद इंटरम वगैरह से वेल्टर पे भी ट्राई किया था कंप्लीट करने का। हाँ, कंप्लीट किया बट उस पे जैसे जीता नहीं है अभी। वो कावर के साथ फाइट जीती थी वो वेल्टर वेट पे, बट कावर खुद भी एक नीचे वेट क्लास पे खेलता है, तो वो भी दोनों ने ऊपर वाले वेट क्लास पे जाके खेला, तो दोनों एक्चुअल उस वेट क्लास के फाइटर नहीं है, वो तो दोनों ने आपस में एग्री कर लिया, तो इसलिए ऊपर वाले वेट क्लास पे फाइट कर ली थी। एनी व्हिच वे ही इज अ चैंपियन। हाँ,
वो तो है। बहुत अच्छे स्किल्स हैं उसके, हाँ उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट अब उसको सरपास करने वाले सरपास करने वाले लोग हैं। हाँ। तो जो हम मीडिया में प्रेजेंट कर रहे थे कि सबसे अच्छा वही है, ऐसा नहीं है। नहीं। वो भी बहुत अच्छा है, बट और लोग भी हैं Yeah. जो उसके जितने या उससे भी अच्छे हैं। बट डस्टिन, हाँ। कितने अच्छे लोग हैं वो। हाँ। और खबीब तो अलग ही लेवल पे जा रहा है। कभी तो अब आई मीन लाइक there's everyone else And there's and then there's Khabib. Exactly. And खबीब का फाउंडेशन इज रेसलिंग। हाँ, combat sambo और wrestling. Combat sambo, अच्छा। हाँ. So his father has trained or made, I won't say like trained, he has made 6 or 7 world champions वाह। जिनको ग्राउंड अप बिल्ड करके, वो भी एक ऐसे एरिया में, दागिस्तान का जो एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है, पहाड़ों के अंदर का एरिया है। वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अपने देश के लिए कुछ गाँव के लिए बोले थे, वहाँ पे बिजली अभी आई है, वहाँ उस टाइप की सिचुएशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की कोई बहुत मैसिव अच्छी सप्लाई नहीं है, कुछ बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं है उस एरिया के अंदर, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उस एरिया में वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स बना के उन्हें वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डाल के और रेगुलर बेसिस पे जिताया था। तो अब्दुल मनाफ नूरमगोमेडोव इज द नेम ऑफ खबीब्स फादर, who unfortunately passed away with COVID, but he is the reason behind like everyone from that gym's success. And obviously उस एरिया के अंदर ही रेसलिंग बहुत स्ट्रांग है। जैसे आई थिंक पूरे यूएस में इतनी मेहनत करके उनके पास मेडल्स आते हैं, पूरे रशिया के लिए दागिस्तान वाला एरिया वो सारे मेडल्स अकेला ले आता है। जैसे अगर हम कंसीडर करें कि पूरे इंडिया के लिए जितने भी मेडल कोई ला रहा है उसमें से उन सबको जोड़ लो और साथ में तुम डाल दो अपने पूरे यहाँ से कोई भी स्टेट का नाम, कोई भी छोटे से स्टेट का नाम लो, मतलब गोवा ले लो, कि इतने मेडल पूरे इंडिया के सारे देश जोड़ के नहीं ला जितना एक छोटा सा गोवा ले आया है। तो उस स्केल पे है। अभी तो आई थिंक हरियाणा में काम कर रहा होता है। हाँ, हरियाणा में काम कर रहा है। वो क्योंकि एरिया इतना बड़ा, हरियाणा का एरिया थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो नाम कंपैरिजन में समझाने के लिए अच्छा नहीं है, बट वो सिचुएशन वो काम हरियाणा कर रहा है। एग्जैक्टली। अभी कमिंग बैक टू जुजुत्सु ओनली। यस। सो जुजुत्सु में तुम्हें पसंद क्या है? लाइक ऐसा स्पोर्ट तुम्हें जहाँ पे स्ट्राइक और अटैक करने से ज्यादा तुम्हें इंसान को कंट्रोल करना सीखना होता है, राइट? यस। तुम्हारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारी लाइक इंच ऑन इंच टेक्निक्स बहुत मैटर करती है। सो जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हर किसी ने ये वर्ड आई थिंक मूवीज के थ्रू, सबके थ्रू सुना होता है कि टेक्निक ओवर स्ट्रेंथ या फिर टेक्निक विंस अगेंस्ट स्ट्रेंथ एवरी टाइम। वो हमने सुना भी होता है क्योंकि हम बचपन में जब छोटे हैं, बड़े होते टाइम हमें लग रहा होता है कि नहीं ये सही बात है, मूवीज में सुना होता है, हम भी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं उस टाइम पे। तो वो सुन ले तो मैं यही तो होता होगा लाइफ के अंदर। तो हमें वो चीज उस टाइम लगती है, बट वो रियलिटी नहीं है। बट उन चीजों के अंदर जब आप जुजुत्सु को इन्वॉल्व करते हो तो उस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई होते हुए देखना, वो सिर्फ मैंने जुजुत्सु के थ्रू देखा है कि लोगों को टेक्निक यूज करके अपने से बड़े स्ट्रॉन्गर इंसान को कंट्रोल करने की एबिलिटी वो आपको सिर्फ एक ग्रैपलिंग या फिर जुजुत्सु जैसे स्पोर्ट से मिल सकती है। वो आपको कभी भी स्ट्राइकिंग से नहीं मिलेगी। अगर आप बोल दो कि एक 15 साल की लड़की है या बच्चा है, क्योंकि लोग लड़का लड़की करने पे काफी लोगों को इशू जाता है, एक 15 साल का बच्चा है, 40 केजी मान लो, ठीक है, सामने उसके खड़ा है 35 years old मेल अराउंड 80 केजी, और आप कहते हो कि अगर इस बच्ची के पास या बच्चा जो भी है इसके पास बल्कि सबसे बेस्ट टेक्निक है और ये सामने वाले को मारेगा और सामने वाले भी इसको मारने का ट्राई करेगा। ऐसी रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा कि कौन इन दोनों में ऊपर आएगा लास्ट में, ऑब्वियसली चांसेस है। अगर सिर्फ पंचेस और किक्स की बात है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस हैं द पर्सन हु इज अराउंड 35 हु हैज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वेट विद हिम। Obvious. बट
we have proven examples, इसलिए मैं कहता हूँ कि like we have scientific proofs, and scientific proof क्या होता है? आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको डेटा मिला, एंड वो आपका बेसिस बनता है. Right. We have scientific evidence or scientific proof, tried and tested, where people who are 16, 17, 15, who have competed against people who are 30, 35, more than their weight, 20 kgs, 30 kgs heavier than their weight. They have competed against each other, and the person who is smaller has prevailed. हर बार नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाले का भी चांस होता है वो करने का, बट स्टेटिस्टिकली अगर हम प्रोबेबिलिटी मान के चलें तो वो दोनों को चांस देता है जीतने का. वेयर अगर आप सिर्फ स्ट्राइकिंग लेके चलते हो तो वो चांस ज्यादा एक फिजिकली स्ट्रांग या बड़े वेट वाले आदमी को स्ट्राइकिंग जैसे मार्शल आर्ट्स में एक बड़े इंसान को मिलता है. बट जित्सु में अगर आपके पास टेक्निक है तो आपके पास वो सुपर पावर है कि भले ही सामने वाला मेरे से बड़ा है, बट अगर मैं अपना दिमाग सही से यूज कर सकता हूँ, अपना वेट सही से यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास उससे ज्यादा नॉलेज है उस गेम को लेके, तो मेरे पास भी उतना ही फाइटिंग चांस है जितना उसके पास है. राइट. तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं किससे बिना वजह पीछे नहीं रह जाऊंगा, या फिर कोई मुझे डोमिनेट कर सकता है. Right. तो वो जो आपको एक मेंटली एक सुपर पावर मिलती है कि मेरे पास वो चॉइस है. एक फिराज जहाबी एक मिक्स मार्शल आर्ट्स कोच है, जॉर्ज सेंट पियर का, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एमएमए फाइटर्स है. उसने कहा था कि जित्सु गिव्स मी अ चॉइस इन द सेंस कि आपके साथ कोई रोड पे चल रहे, जो हम जनरल सिनेरियो देते हैं, आप रोड पे चल रहे हो, सामने से कोई आता है, साइज में बड़ा है, सब कुछ है, इंटिमिडेटिंग है, आप डरे हुए हो, वो आपसे कुछ छीनने की कोशिश करता है. या फिर आप रोड पे हो, ऑफिस एनवायरनमेंट है, कोई आपको धक्का देके आपको दबाने की कोशिश करता है. अगर आपके पास खुद को संभालने की या खुद को सेफ रखने के लिए वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर वो टेक्निकल स्किल नहीं है, क्या खुद को बचा सकते हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सामने वाले से दबने के अलावा. राइट. बट एक मार्शल आर्ट के थ्रू आपके पास वो चॉइस आती है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी खुद को डिफेंड करने की, खुद को संभालने की, आई कैन. और अगर मुझे उस फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व भी नहीं होना है, मैं उसे बोल के यू आर ग्रेट, यू आर बेटर, मैं बोल के निकल सकता हूं. राइट. दैट चॉइस दैट अ मार्शल आर्ट गिव्स यू, दैट इज द रीजन दैट केप्ट मी इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट. क्योंकि आपके पास वो चॉइस है कि मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे लड़ना है, तो मेरे पास वो बैकअप भी है. आर्सेनल में मेरे पास है बैकअप. आर्सेनल में मेरे पास वो ऑप्शन है एग्जैक्टली कि मेरे पास अगर आरपीजी है चाहिए तो निकाल सकता हूं. बट अगर अभी ये करके काम चल रहा है तो चला लो. बट अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आपने वो मार्शल आर्ट या कोई भी एक्टिविटी इस तरीके से ट्रेन नहीं की, हाँ, तो आपके पास वो चॉइस ही नहीं है. एग्जैक्टली. तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, प्लस योर एटीट्यूड एंड योर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली चेंजेस. एग्जैक्टली. अगर वो उस फाइट में है भी और चाहे लड़े ना लड़े, बट तुम्हारा जो एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है ना सामने वाले को, वो फील हो जाएगी चाहे तुम लड़ना भी नहीं चाह रहे हो. ऑब्वियसली. तो वो चीज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के लिए. एंड आप जनरली भी देखोगे कि किसी को कुछ अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी या किसी मार्शल आर्ट या कॉम्बैट स्पोर्ट का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ज्यादा वही लोग ट्राई करते हैं फाइट अवॉइड करने का. Because they know how deadly they are. क्योंकि वो सारे काम वो ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे दिन में अपने जिम में कर रहे होते हैं. Exactly. उन्हें एक हो जाए 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करने. वो ऑलरेडी वो सारी मेहनत ऑलरेडी जिम में कर रहे होते हैं. एंड वो उन चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं. राइट. और प्लस ये सब कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जब तुम जाते हो, योर कोचेस एंड योर लाइक पार्टनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स, जब तुम उनके साथ फाइट कर रहे हो तो कई मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं स्टार्टिंग में जब तुम इरिटेट हो जाओगे. हाँ. लाइक एकदम फिनिकी हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे लग गई, मेरे को चोक कर दिया, ऐसे कर दिया. तुम्हारा ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रहता है, और जब ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रहता है तो ऑक्सीजन वगैरह कम जाती है, तो दिमाग ऑब्वियसली कम चलेगा. राइट. एग्रेशन बढ़ेगा. वो चीज ट्रेन कर करके वो बहुत शांत हो जाते तुम. तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल में आ जाती है, तुम्हें पता होता है कि तुम अवेयर होते हो सिचुएशन से, तो तुम वैसे ही इतना गुस्सा नहीं करते हो. ऑब्वियसली. सो आई थिंक इसके अंदर, एंड आई थिंक ये एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं जुजुत्सु ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, कि उसमें आप किसी के सामने
एक फॉल्स इमेज नहीं रख सकते। उसमें जो आपके ट्रू सेल्फ है वो आपको खुद को भी दिखती है और शायद सामने वाले को तो उसका थोड़ा आइडिया होता है। एंड सबसे जरूरी चीज इसके अंदर ये होती है कि आपको खुद को, सामने वाला आपको हम्बल नहीं करा, खुद अपने आप हम्बल हो जाते हो कि अगर मैंने ये टेक्निक नहीं सीखी, अगर मैंने खुद को इंप्रूव नहीं किया तो मेरे साथ यही होता रहेगा। मैं अगर नई टेक्निक नहीं सीखी, कुछ नया इंप्रूव नहीं किया अपने अंदर, मैंने अपने आप को अच्छा नहीं बनाया, तो मैं अभी भी हर राउंड में हर किसी से हार रहा हूँ। ट्रेनिंग आप हारते नहीं हो, बट आपको कुछ अटैकिंग करने का या कुछ और नया करने का आपके पास वो चांस ही नहीं मिलेगा। तो आप वो चीज आपको खुद को फोर्स करती है खुद को बेटर करने का। मेरे हो ही जाते हैं सब लोग धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे करके। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, उसके लिए आपको कोई पहले से स्किल नहीं चाहिए। आप बस हर रोज आते रहो और कंसिस्टेंट रहो, सीख जाओगे। और यही जनरल लाइफ में भी होता है। राइट। कोई एक दिन ऐसा मैजिकल मोमेंट जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में हर महीने आ जाए। हाँ। वो मैजिकल मोमेंट आपकी लाइफ में 1 या 2 बार साल में कभी आएगा। वो मोमेंट क्या कहते हैं, ऐसे रेगुलरली नहीं आता। तो हर रोज क्या आता है, एक रेगुलर डे, और रेगुलर डे में आप क्या 0.5% अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हो। Right. और सेम चीज होती है जुजुत्सु के अंदर, और वो स्किल बस आपको जुजुत्सु में थोड़ा सा फास्ट दिखता है। तो और साथ के साथ उसके अंदर खुद को हम्बल जिस तरीके से आप रख सकते हो, क्योंकि आप गए कि फिजिकल स्पोर्ट खेलने वाले थे पहले, अच्छा खासा फुटबॉल खेलता हूँ मैं, अच्छा खासा, या बास्केटबॉल खेलता हूँ, 6 फुट का 2 का हूँ, 6 फुट 3 का हूँ। ट्रेनिंग में गए, 15 साल का 18 साल का बच्चा है, वो आपको हो रहा है। I felt it. तो उसके बाद आपका दिमाग भी खुद थोड़ा सा एक रिलैक्स टोन में आ जाता है। क्योंकि जनरली अगर आपको खुद को आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ टाइम बाद एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस का चलने की जाती है। तो जो आपके अंदर वो जो एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसका बेसिस था एक फॉल्स माइंडसेट कि मैं सबको संभाल सकता हूँ, हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हट जाता है। उसको हटाने का बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद आपके लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट समटाइम्स ईगो का क्लाउड होता है, हाँ। तो उसको हटा के आप एक प्रॉपर एक्चुअल पर्सन की जो फिजिकल क्वालिटी, जो पर्सन की जो क्वालिटीज बिल्ड होनी होती है, वो उसके साथ बिल्ड करता है फिर आप। Right. तो जो एक्स्ट्रा जो क्लाउड होता है ईगो वाला, उसको हटा के एक ऑथेंटिक एक्चुअल पर्सन की जो क्वालिटीज के साथ आपको बिल्ड होना होता है, उसमें जुजुत्सु बहुत हेल्प फिर करता है। दोबारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। हाँ, राइट। और आई गेस जुजुत्सु एक लौता स्पोर्ट होगा जो अपने बैक पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है इंसान। अगर तुम अपने बैक पे गिरे हो, हाँ, जनरली क्या होता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग अभी है। हाँ, तो इस स्पोर्ट के अंदर ही शायद अगर आप रेसलिंग का पूरा फाउंडेशन देखो, रेसलिंग के पूरे गेम में आप दोनों लोगों का गोल ये होता है, मुझे सामने वाले की बैक जमीन पे टच करानी है और अपनी बैक जमीन पे टच नहीं होने देनी है। जूडो सिमिलर फिलॉसफी, आपको आदमी को थ्रो करना है और उसकी बॉडी जमीन पे टच होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए बैक। पावर, स्ट्राइक, एवरीथिंग, सब कुछ। तो बट जुजुत्सु एक स्पोर्ट है कि उसमें अगर आप नीचे जाते भी हो और उस पोजीशन में आते भी, कि आप जो लोगों को देखने से लगता है कि नहीं इस पोजीशन में तो जो नीचे वाला है वो डिसएडवांटेज पे है, वो हार रहा है। बट जुजुत्सु के अंदर ऐसा नहीं होता। there's always a way. Always a way for you to get out of that situation into something which is slightly less bad. And वो ऐसे less bad करते करते you can get to a good position over time. तो उसके लिए जुजुत्सु में होता है गार्ड, जो आपका बॉक्सिंग में गार्ड हाथ ऊपर रख के होता है, जुजुत्सु में आप वो गार्ड अपने पैरों के साथ, हिप के साथ और हाथों से खेल रहे होते हो एंड दिमाग से। तो उस चीज का यूज करके कोई भी इंसान अपने आप को डिफेंड कर सकता है अगर उसने प्रॉपर एक्सपीरियंस लिया है, प्रॉपर ट्रेनिंग की है। तो अगर आप जमीन पे भी गिरे हो, अपनी लोग बोलते हैं कि यू बैक्ड अगेंस्ट द वॉल और यू बैक्ड ऑन द ग्राउंड, जहां पे आप के पंचेस या किक्स उतने स्ट्रांग नहीं है, बट अगर आपने अपनी स्किल पे सही से काम किया हुआ है, थोड़ा टाइम डेडिकेट किया हुआ है अच्छे लोगों के साथ, तो आप वहां पे भी खुद को सेफ रख सकते हो बहुत आराम से। Right. बहुत आराम से। हाँ। So coming back to our circle. Yes. So ये वापस इंडिया में सब कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट आते हुए, तो अब Yes. इसका जो फेडरेशन है इसके बारे में कुछ बताओ। So we'll divide it into 2 parts, एक प्राइवेट सेक्टर वाला, एक पब्लिक सेक्टर के लिए। हाँ। लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक सेक्टर। तो जैसे हमारे पास
बॉक्सिंग रिकग्नाइज्ड है, रेसलिंग रिकग्नाइज्ड है, तो जब लोग बोलते हैं कि भाई इससे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरली लोगों का कोई इंसान क्रिकेट के अलावा किसी भी और स्पोर्ट में इन्वॉल्व होता है इंडिया में, तो स्पोर्ट के लिए पूछते हैं कि भाई सरकार से कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। राइट। तो जित्सु लास्ट ईयर ही जो इंडियन यूथ अफेयर्स बॉडी है, जो बॉडी है जिसके अंदर हमारे जितनी भी स्पोर्ट्स की फेडरेशंस है वो सब अब एक इसी बॉडी के अंदर आती है। अब एक सिंगल एम्ब्रेला सिंगल अम्ब्रेला के अंदर, इसमें अब कोई इंडिया की कोई सेपरेट स्पोर्ट्स की बॉडी नहीं है। ओके। इंडियन यूथ अफेयर्स के कुछ नाम है, उस बॉडी के अंदर आता है। तो उसके अंडर लास्ट ईयर ही जुजुत्सु की जो नेशनल फेडरेशन है जुजुत्सु, तो उसका स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, JU डैश एंड JITSU, जुजुत्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जुजुत्सु इसलिए क्योंकि वो जापान में जो नाम जो यूज होता था वो जुजुत्सु होता था, जब ब्राजील में गया तो जुजुत्सु हो गया। हाँ, तो अगेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सो वो बॉडी अब एक नेशनली रिकग्नाइज्ड ऑथराइज्ड बॉडी है। तो अगर आपको आगे जाके इंडिया के लिए खेलना है तो आप स्टेट लेवल पे खेलो, फिर उस जुजुत्सु नेशनल फेडरेशन के अंदर खेलो, एंड तब आपको एक चांस मिलेगा एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे खेलने का। ओलंपिक इंडिया का टॉप, वर्ल्ड का टॉप टियर वो है। इंडिया के लिए सबसे ऊपर आता है ओलंपिक, उसके बाद आता है एशियन गेम्स। और क्योंकि अब ये स्पोर्ट एशियन गेम्स का भी पार्ट है, और ऑलरेडी एक पिछले लास्ट एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, उसमें ये पार्ट फर्स्ट टाइम बना था। ओके। और इस साल भी जो एशियन गेम्स होने हैं उसके लिए इंडियन कंटिजेंट जो जाएगी उस टीम का पार्ट जुजुत्सु भी होगा, एंड वो इस फेडरेशन के थ्रू जाएगा रास्ता। तो जो जुजुत्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया है, आप अगर अच्छे एथलीट हो, आपने नेशनल जीता है, इंटरनेशनल में अच्छा खेला है, तो आपको इंडिया का ब्लेजर मिलेगा। आप वो ब्लेजर के साथ इंडिया के झंडे के पीछे देश को रिप्रेजेंट करते हुए खेलोगे। अगर आप जीते तो जो जितना रिकॉग्निशन, अवार्ड सब कुछ जो बाकी एथलीट्स को मिलता है, जिसका उनमें से शायद एक का नाम बहुत पॉपुलर है, बीच में रहा था, नीरज चोपड़ा, तो you can be the next नीरज चोपड़ा फॉर द नेशन। एंड वो रास्ता होगा आपके लिए पब्लिक सेक्टर वाला। नाउ सेकंड विल बी प्राइवेट सेक्टर, कि आपको भाई ब्यूरोक्रेसी में नहीं घुसना, आपको इस फेडरेशन में जाना है, वहां बात करनी है, ये बात करनी है, वो सब नहीं करना। आपको पता है आपको जुजुत्सु ये स्पोर्ट पसंद है, आपको इसमें कम्पीट करना है, अपनी स्किल देखनी है अच्छे लेवल पे कि मैं कितना अच्छा स्टैंड करता हूँ, बाकी लोग कितना अच्छा स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए सेकंड जो प्राइवेट बॉडी है वो आती है ADCC इंडिया, विच इज बॉट इनटू इंडिया बाय द पर्सन नेम्ड सिद्धार्थ सिंह, who is my coach, who is Anand sir's coach as well. He is the one who has taught all of us what we know, and he is also a world championship medalist as well. And इंडिया में और कोई ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे उनको इतना अच्छा मेडल आया हो। मैंने खुद ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप इतनी सारी खेली हुई है, मेरा भी कोई उस लेवल पे मेडल नहीं है जितना मेरे कोच का सिद्धार्थ सिंह का। So he is the one who has done a lot of hard work to bring ADCC to India. तो सिर्फ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है, आप इंस्टा पे भी जाके ADCC इंडिया के पेज पे जाओ। हाँ, we'll link it below. हाँ, उसका लिंक भी ऐड कर देंगे। एंड आपको खेलना है, आपको उस पे उन लोगों से बात करोगे, आपको बता देंगे कि भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट कब हो रहा है, कि वो स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है। आप उसमें सीधा रजिस्ट्रेशन फी वहीं पे करो, फुल ट्रांसपेरेंसी है, सिर्फ एक बार आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। आप अपने आप आओ, खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, होपफुली जीतो, एंड देन यू गुड टू गो। अगर आप उसमें और अच्छा करते हो, नेशनल लेवल पे जीतते हो, तो वो नेशनल बॉडी जो प्राइवेट बॉडी है वो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होनी होती है जो ADCC की, उसके लिए एक और रीजनल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है। तो वो आपको उस रीजनल ट्रायल्स में लेके जाएगी। ठीक है। और वो फिर अगर आप रीजनल ट्रायल्स में जीत गए तो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलोगे। अमेजिंग। जो कि प्राइवेट पार्ट है उसका। Right. अगर आप मुझे किसी को नॉर्मल समझाना हो किसी इंसान को, तो मान लो आपके लिए जैसे BCCI है और ICC बॉडीज है, तो BCCI इंडिया की बॉडी है, ICC इंटरनेशनल बॉडी है, एंड बोथ आर पार्टली गवर्नमेंट, लाइक कुछ उसका पार्ट कंपनीज भी ओन करती है, बट लाइक वो एक तरीके से एक नेशनल बॉडी है। मतलब वो गवर्नमेंट्स वगैरह से जुड़ी हुई बॉडीज है ना, एक तरीके से।
and then you have IPL, ठीक है, which is a totally privately Private वाला। owned federation and completely privately owned body. तो जैसे आपके लिए BCCI हो गया and ICC वर्ल्ड कप हो गया पब्लिक सेक्टर में, वो पब्लिक सेक्टर में आपका, तो उसमें आपकी जो जुजुत्सु फेडरेशन है वो उस तरीके से जा रही है। और IPL हो गया आपका ये ADCC वाला। तो इसमें यंगस्टर्स ने लोग जो स्किल्ड हैं, स्किल्ड लोग इसमें रिकॉग्नाइज हो सकते हैं और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी और चांस रहता है कि आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि जनरली अगर मैं सिर्फ इन दोनों का नाम अलग अलग से बोल दूंगा तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज से। तो जनरली क्योंकि हमारे पास क्रिकेट सबसे कॉमन वो है, ये रेफरेंस सही है, रेफरेंस आई थिंक स्लाइटली बेटर होगा। हाँ, अगर फुटबॉल का लेना होगा तो यू विल बी एबल टू गिव अ बेटर वो आइडिया कि फुटबॉल की नेशनल टीम है तो उनका जो सिलेक्शन होता है, जो कुछ भी होता है वो हो गया हमारे लिए जुजुत्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरह। एंड जितने भी क्लब्स के बीच में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली सो वही फीफा हो गया और देन बार्कलेज हो गया, दूसरे टूर्नामेंट्स हो गए क्लब वाइज, वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, ओके, सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, द एंड पार्ट। यस, कुछ क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे अर्न करते हो इस चीज से? हाउ डू यू अर्न? इस स्पोर्ट के अंदर जो लोग जनरली अर्न करते हैं एट प्रेजेंट अभी के टाइम में, इंडिया के अंदर लोग सिर्फ जुजुत्सु से अर्न उतना नहीं करते, लोग जनरली जुजुत्सु प्लस MMA के थ्रू अर्न करते हैं। तो कुछ लोग क्लासेस सिखा के अर्न करते हैं उसमें पैसा, कुछ लोग क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई ऐसा एथलीट आई नहीं जिसने नेशनल लेवल पे कुछ इतना जीत गया हो कि उसे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिलनी स्टार्ट हो गई हो। राइट, बट अभी के टाइम में जैसे जो ग्रैपलिंग वाली जो फेडरेशन थी वो भी एंड जुजुत्सु फेडरेशन भी, दोनों फेडरेशन अभी काम कर रही है। तो जो ग्रैपलिंग वाली फेडरेशन थी उसमें जो एथलीट जीते थे उन्हें अपनी गवर्नमेंट उनके स्टेट की गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ को मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए थे, 50,000 या 1 लाख का जो जीते थे उन्हें, टू प्रमोट द स्पोर्ट एज वेल। एंड लाइक जैसे जो हर एक बाकी स्पोर्ट्स में भी एथलीट्स को मिलता है, तो इसमें भी वो चीजें स्टार्ट हो चुकी है। ग्रेट। एंड कुछ लोगों को जॉब्स भी ऑफर हो रही होती है, गवर्नमेंट जॉब। अब वो गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिल रहा है वो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। वो कोई मतलब कोई क्लास A वाली जॉब नहीं है कि भाई आपको कुछ सीट मिल रही है किसी अच्छी ऑफिस के अंदर। बट एक कॉलेज के कोटास में भी आई गेस, कॉलेज के कोटास में भी अब आई थिंक ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब वो रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है, बिकॉज तुम नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेल रहे हो तो ऑब्वियस हो जाएगा कि कोई भी कॉलेज चाहेगा कि उसका जो है रिप्रेजेंटेटिव हो वो इतना अच्छे लेवल का हो। एग्जैक्टली। सो उसके अलावा कोचिंग हो गई, कोचिंग खुद के जिम स्टार्ट करने में, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो गई। हाँ, तो आप वो स्कूल में जा सकती हैं ट्रेन करने के लिए। आप काफी ध्यान देने लग गए हैं लोग इस चीज पे। सो आई थिंक वो एक और एवेन्यू जहाँ से लोग अर्न करते हैं। अवेयरनेस इसकी काफी अच्छी फैल चुकी है, बहुत अच्छा आने वाले टाइम में ग्रो ही करने वाला है। सो वो है। एंड ऑब्वियसली अगर आप भाई किसी भी वर्ल्ड लेवल पे या एशियन लेवल पे जहां भी जीतोगे, ऑब्वियसली आपको उसके बाद आई थिंक जितना आपका लेवल ऊपर जाता रहेगा उतना आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा कम वरी करना पड़ेगा। या आपके पास कुछ ऑलरेडी वैलिडेटेड इनफ प्रूफ होगा दिखाने के लिए, एंड वो आपको हेल्प करेगा। व्हाट्स योर मंत्रा? इतने सारे कंपटीशन जीते हैं, हारे भी हैं, और उसमें लाइक सब टांगे भी तोड़वाई हैं, टांग भी तोड़वाई है तुमने। और वो टांग तोड़वाने के बाद भी तुमने खैर मेरे साथ पुशअप्स और स्किपिंग करी थी वहाँ साइबर हब में। तुम्हारा मंत्रा क्या है, लाइक टू कीप गोइंग? सो मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक मंत्रा या कुछ नहीं है। आई मीन टच वुड, लाइक मैं इसका मोस्टली जो भी मैंने किया है मैं उसका क्रेडिट ले नहीं सकता। मैं ओनली थिंग आई डू इज आई लव द स्पोर्ट, जो नेचुरल आता है। अब उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया है। अब वो चीज पसंद आ गई तो आ गई, बाय क्लिक करा, बाय क्लिक किया, पसंद आ गया, कर रहा हूँ। द ओनली थिंग आई डू इज आई एम कंसिस्टेंट विद इट। अगर मैं जिम में जाके ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर मैं जिम में नहीं जा सकता, मैं फोन है मेरे पास, फोन पे यूट्यूब पे से फाइट देख रहा होता हूँ। लॉकडाउन में भी जैसे पूरा टाइम था, आई थिंक इस चीज में थोड़ा लकी हूँ कि फैमिली की हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, जो कि होता है कि भाई
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब संभालने का। तो मुझे फैमिली ने वो थोड़ी सी फ्रीडम दी हुई थी, वहाँ एडवांटेज है तुझे, वो सबसे बड़ी एडवांटेज रही मेरे लिए कि फैमिली ने इतनी हेल्प दी हुई थी कि मेरे को वो एडेड प्रेशर नहीं डाला हुआ था कि तू ये नहीं कर सकता, ये करना है। कि अगर तुमने, एंड आई थिंक वो उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर ही ऑलरेडी 2 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था, तो उन्हें वो प्रूफ भी दिख रहा था। राइट। सो एंड उन सब चीजों के लिए आई थिंक खुद का कंसिस्टेंट होना सबसे बड़ा फैक्टर, खुद का कंसिस्टेंट रहने होता है। तुम्हारा टैलेंट इनिशियल स्टेज में हेल्प करेगा, बाद में नहीं करेगा। एक तरफ सब चीज, एक तरफ सबकी एक तरफ, खुद की कंसिस्टेंसी एक तरफ, एंड राइट टीचिंग। राइट टीचिंग अगेन तो उसके लिए भी मैं क्रेडिट नहीं ले सकता वो क्रेडिट कोच सिराज को जाता है, उन्होंने सिखाया। तो जो चीज मैंने की है अपनी तरफ से, राइट, वो सिर्फ एक चीज की है, वो कंसिस्टेंट रहना। एंड अगर कोई अब जो भी कोई व्यूअर इसको सुन रहा है उसके लिए होगा कि अब इसमें कुछ बड़ी चीज तो है नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट तो कोई भी रह सकता है। एंड मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई रह सकता है, तो आप में से हर कोई भी कर सकता है बट करता नहीं है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक मेरा सिर्फ ये था कि मैं हमेशा सिर्फ कंसिस्टेंट रहूं, एंड बाकी चीजें मेरे लिए वो बस हो गई। अब भी मुझे गेम पसंद आ गया, मेरा इंटरेस्ट बन गया, अब मैं वो करता रहा, फैमिली ने हेल्प किया, मुझे राइट कोचेस मिल गए साथ के साथ। तो मैं जब भी वो जो हमेशा नंबर बताता हूँ अपना कि 7 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ, मैं वो खुद को बोस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो मैं जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों ने जो सपोर्ट दिया या फिर वो ये उनकी अचीवमेंट है। राइट। सो इंडिया में आई थिंक मेरे अलावा शायद 1 या 2 लोग होंगे जिन्होंने इतने ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। एशियन चैंपियनशिप जो इंडिया में हुई थी एक बार, मैं उसमें मैं जीता हूँ, आई हैव वन। साउथ एशियन चैंपियनशिप में कंपीट किया हुआ, उसमें आई हैव वन। सो ये सब चीजें, इसमें से मेरे अकेले का वो इम्पैक्ट नहीं था, इसमें जो इतने सारे लोगों ने जो मेरे से जो इतनी सारी चीजें सही हो गई अपने आप एक साथ। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना पार्ट था कि भाई मैं सही जगह पे था, सही टाइम पे था, और मैंने सिर्फ एक काम किया था, मैं था कंसिस्टेंट। बाकी सब चीजें बस होती गई। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर और कोई भी इंसान है, अगर वो बस फुल कंसिस्टेंसी डेडिकेशन से सही जगह पे अपना दिमाग लगाता है, या सही जगह पे काम, अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लो जो हमारे लिए शौर्य ने कर दी थी। उसने सही जिम ढूंढ दिया था, तो अगर आप वो रिसर्च खुद कर लो, आप वो रिसर्च कर ले आपके लिए थोड़ी सी, तो उसके बाद अगर आप बस उस सही डायरेक्शन में अपनी कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो आसपास से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आ जाता है। एंड स्टार्ट अर्ली, यस, एज अर्ली एज यू कैन। जुजुत्सु जैसे स्पोर्ट में तो काफी एज तक तुम जा सकते हो, कोई ऐसे एज बैरियर नहीं है कि 30 के बाद अच्छा नहीं होगा, ये जाता है। 40 इज आल्सो अर्ली, एवरी एज द सी जो जुजुत्सु में एक लाइन यूज करते हैं लोग कि द बेस्ट डे टू स्टार्ट जुजुत्सु इज ईदर टुडे और इट वाज 10 years ago। दे आर द ओनली 2 राइट टाइम्स। या तो तुमने 10 साल पहले शुरू कर लिया होता, या फिर आज शुरू कर लो। इन दोनों से कोई अच्छा टाइम नहीं होता। सो मैंने आई थिंक आफ्टर अराउंड माई 18 या 19 का होगा तब स्टार्ट किया था, या 17-18 जो भी था तब स्टार्ट किया था। मैं भी ये सोच रहा होता हूँ कि 10 साल पहले शुरू कर लिया होता। मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ जिन्होंने 12 में शुरू कर लिया था, वो भी ये बोल रहे होते हैं काश में जल्दी शुरू कर लिया होता। रायन गार्सिया बॉक्सिंग में उसने कितना पहले स्टार्ट किया? 18 में पहला अपना, हाँ, कौन सा सुपर फेदरवेट पे खेला था। हाँ। तो तब स्टार्ट, अगर उससे पूछोगे तो वही बोलेगा काश और पहले स्टार्ट कर लिया होता। exactly. जो मेरे कोच है उन्होंने काफी लेट स्टार्ट किया था, वो भी ये बोलते हैं पहले स्टार्ट कर लिया होता। तो बॉटम लाइन है कि आपको जब चांस मिलता है तब स्टार्ट कर लो, जब जागो तब सवेरा वाला हिसाब है जुजुत्सु में। सो द लास्ट थिंग इज बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर यू डू। पूरा ऐसे डेडिकेशन और 100% सेट करके, और थोड़ी सी रिसर्च, बस थोड़ी सी रिसर्च कि तुम्हें कहाँ अच्छी लर्निंग और टीचिंग मिल सकती है। बाकी सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है इन सारे मिक्स मार्शल आर्ट्स में। सो साइनिंग ऑफ विद दिस स्टेटमेंट, थैंक यू तरुण भाई, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।